गुड इवनिंग। इवनिंग सर। तुझा पण ना बातें मत करो। जय हिंद डॉक्टर्स। मेरी आवाज सभी को आ रही है? वीडियो भी सभी को दिख रहा है? ठीक है। कैसी रही छुट्टियां? हाँ, पता ही नहीं चला कैसे दिन निकल गए। घर गए थे? गए तो होंगे, गए थे, है ना। मेजर कैसे गए आप सभी के? बहुत जबरदस्त गए होंगे। तो देखो, एक चीज मैं बता देता हूँ। अब जो भी आपका पुराना जो भी रह चुका है, या जो पुरानी जो भी आपकी टेंशन है प्रीवियस चैप्टर्स को लेकर, या जो भी 11th पोर्शन को लेकर, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। मेजर कैसे गए, अच्छे नहीं गए, या जैसे भी गए, कोई मतलब नहीं है उससे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। पहले ही बताया था आपको, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। और मैं ऐसे आपको यूं खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आपको बस अब क्या करना है, जो करंट आपको पढ़ाया जा रहा है, जो करंट टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपरली रिवाइज करना है। मॉड्यूल मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है, रिवीजन का मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ठीक है, ये चीजें आपको करनी है। और एटलीस्ट इतना तो आपको समझ में आता होगा कि भाई जो 12th में आपने चैप्टर पढ़े वो तो आपके अच्छे होंगे, है ना। जो आपको पिछले 1-1.5 महीने में पढ़ाया गया था वो तो आपके परफेक्ट होंगे, है ना। इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं ना, सभी चीज सभी सब्जेक्ट में वो परफेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको ढंग से रिवाइज करना है, मॉड्यूल बनाना है, प्रॉपर रिवीजन साइकिल में डालना है हर चैप्टर को। ठीक है, मॉड्यूल एक बार भी नहीं, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, 2-3 बार बनाना है अपन को। मतलब माइनर होने से पहले उस चैप्टर का 2 बार तो मॉड्यूल बन जाना चाहिए अगर कोई नया चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है। और रही बात पुराने चैप्टर्स की, तो पुराने हर चैप्टर का यहां पर रिवीजन होगा। ठीक है, जो भी पुराने चैप्टर्स आपने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं सबका रिवीजन तो होगा ही। तब पढ़ना ना लपक के, अब उनकी टेंशन मत करो। ठीक है, अब पुराने चैप्टर्स की टेंशन मत लो। आप जो करंट है उसको सुधारो बस, क्योंकि ये जो पढ़ाया जा रहा है ये वापस से नहीं पढ़ाया जाएगा। जिसकी टेंशन आप ले रहे हो ना वो वापस से पढ़ाया जाएगा, तो क्यों टेंशन लेने की बात है। पर जो पढ़ाया जा रहा है वो वापस से नहीं पढ़ाया जाएगा, उसको ढंग से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। और बिल्कुल बहुत जबरदस्त चीज हुई है कि आपको एक ब्रेक मिल गया। शायद तक 11th-12th के बीच में भी ब्रेक नहीं मिला था आपको, बैक टू बैक क्लासेस वापस से शुरू हो गई थी। अब आपको ब्रेक मिल चुका है। अब बिल्कुल एनर्जी के साथ, बिल्कुल कंटिन्यूअसली दिवाली तक पढ़ना है अपन को। दिवाली के बीच तक कोई ब्रेक नहीं। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि तबीयत खराब करके बैठ गए या लापरवाही कर ली या कुछ हरकतें हो कर दी अपन ने मस्ती मस्ती में।
चोट वोट लग गई, अपना बहुत ध्यान रखना है और दिवाली तक कंटिन्यूअसली पढ़ना है, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ, एक लेक्चर भी आपको पता है कितना भारी पड़ जाता है। आपको पता होगा जब आपका छूटा होगा पूरा चैप्टर ही उड़ जाता है ना। तो आपको अपना ध्यान रखना है और दिवाली तक कंटिन्यूअसली बहुत लपक के पढ़ाई करनी है, ठीक है। बहुत टाइम है और अच्छे से आराम से सारी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे अपन? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट चैप्टर है 12th फिजिकल केमिस्ट्री का, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की बात करूं तो बहुत लंबा चैप्टर है ये, बहुत ही ज्यादा लंबा चैप्टर है। अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े अपन ने, सबसे लंबा चैप्टर निकलेगा ये, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ऐसे नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ सकते हैं, नहीं नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में अपन को बहुत सारे चैप्टर की इंफॉर्मेशन भी जरूरत पड़ेगी। 11th में जो अपन ने चैप्टर पढ़ रखे हैं, एक चैप्टर पढ़ रखा है रिडॉक्स रिएक्शन, बहुत जबरदस्त जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर उसकी। पर टेंशन मत लेना कि जो भी चीजें अपन 11th के टॉपिक की उठाएंगे वो सारी चीजें मैं बता दूंगा यहाँ पर आपको, फिर ही अपन उसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर पता है कनेक्टिंग ब्रिज की तरह एक्ट करता है डिफरेंट चैप्टर्स के बीच में। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मदद से दूसरे चैप्टर में मूव कर सकते हो। एग्जामिनर ऑल दो क्वेश्चन यहाँ का पूछेगा पर आंसर किसी और चैप्टर से निकलवाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी अपन बाद में बात करेंगे, जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पर कहीं कहीं ऐसे कनेक्टिंग ब्रिज वाले पॉइंट्स मिलेंगे अपन को। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और लंबा चैप्टर है ना। और यहाँ पर क्या है, इस चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, 3 सेक्शन है। एक तो कंडक्टेंस टर्म वाला सेक्शन है, दूसरा गैल्वेनिक सेल वाला सेक्शन है, और तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला सेक्शन है। मजेदार बात यह है कि अगर आपका एक सेक्शन बाय चांस सपोज करो अनफॉर्चुनेटली छूटता भी है तो दूसरे सेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब सेपरेट है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो यहां पर अपन स्टडी किसकी करते हैं? सेल की स्टडी करते हैं। व्हाट इज सेल? सेल के बारे में पढ़ते हैं अपन। सेल क्या होता है? क्या होता है सेल? बस यही एक्सपेक्टेड था। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। बायोलॉजिकल सेल की बात नहीं कर रहा हूं, केमिस्ट्री वाले सेल की बात कर रहा हूं। सर केमिस्ट्री में एक सेल पढ़ाया था आपने, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट which forms complete geometry of the crystalline substance। सॉलिड स्टेट में सेल पढ़ा था अपन ने, यूनिट सेल। उस सेल की भी बात नहीं कर रहा हूं। कौन से सेल की बात कर रहा हूं? बैटरी वाले सेल की बात कर रहा हूं। तो यहां पर अपन को किसके बारे में पढ़ना है? मेनली सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वो डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उस डिवाइस को बोलते हैं अपन गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस के कारण क्या होता है? केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जिस डिवाइस में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसे बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। यहां पर एनर्जी कंजर्व रहती है, बस होता क्या है कि वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, पर यहां पर हो क्या रहा है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो कन्वर्जन होता है जिस डिवाइस में होता है उसे बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। और अगर मैं बात करूं, एक और ऐसा डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास कराते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास कराने पर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। वो केमिकल चेंजेस किसकी मदद से हो रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास कराने पर। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और जिस डिवाइस में कन्वर्जन होता है उसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो जो दो अभी अपन ने टर्म सुनी, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दोनों में एक वर्ड कॉमन है, दैट इज सेल।
और सेल के बारे में ही अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इस चैप्टर में अपन को किसके बारे में डील करना है, किसकी स्टडी करनी है, अपन को यहाँ पर इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में अपन को डील करना है। स्टडी किसकी करनी है? इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की स्टडी करनी है। और इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी भी किसके बीच में हो रहा है? केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में क्या हो रहा है? इंटर कन्वर्जन हो रहा है। और इसकी स्टडी अपन कौन से फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच में करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दो वर्ड से बन रहा है ये, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर इस चैप्टर के एप्लीकेशन की बात करूं तो वास्ट एप्लीकेशन है, बहुत सारी एप्लीकेशन है इस चैप्टर की। कुछ कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं अपन। पहली एप्लीकेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में काम आता है। रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी अपन माइनिंग करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि प्योर मेटल की सिल्लियां निकल रही है धमाधम करके, ऐसे नहीं होता है। अपन को क्या मिलता है? ओर मिलता है। ओर में से अपन क्या करते हैं? इंप्योरिटीज रिमूव करते हैं और प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो किसकी मदद से करते हैं? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की मदद से करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है? जब भी अपन किसी मेटल के ऊपर दूसरे एलिमेंट की कोटिंग करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही रिलेटेड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, आगे देखेंगे अपन चैप्टर में। बहुत लोग पता है आजकल क्या करते हैं? लोहे की चेन पहनते हैं, उसके ऊपर प्लेटिंग कराते हैं गोल्ड की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत जबरदस्त एडवांटेज है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में पता है कुछ सालों में बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, क्योंकि जो अभी पावर ट्रेन चल रही है वो चल रही है पेट्रोल और डीजल की। ये कन्वर्ट होने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ईवी में। सुना होगा ना, ईवी की गाड़ियां आ रही हैं आजकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता क्या है? पेट्रोल और डीजल नहीं डलता है उसमें, क्या डलती है? बैटरी डलती है। बैटरी डलती है और बैटरी की मदद से वो गाड़ियां चलती हैं। एडवांटेज क्या है इसका? लेस पॉल्यूटिंग। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट है ना। हाँ, एनर्जी एफिशिएंट। कॉस्ट तो बहुत ज्यादा लगेगी, लॉन्ग ड्यूरेशन में कॉस्ट कम हो जाएगी। हाँ, पर बैटरी और उसकी गाड़ी की कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी उसके कंपैरिजन में, है ना। पर टाइम के साथ ये कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि क्या अभी नई नई टेक्नोलॉजी है ना, तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। पर जैसी एक मासेस में गाड़ियों का नंबर निकलेगा ना, तो कॉस्ट डिवाइड हो जाती है फिर। तो अगर ऐसे बात करें तो एडवांटेज बहुत है ईवी व्हीकल्स का। लेस पॉल्यूटिंग है, एनर्जी एफिशिएंट है। ये जितने भी अपन रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं जो पॉल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, वो सारे यूज नहीं करने पड़ेंगे ईवी के केस में। ठीक है, और अभी आपको पता है कि बहुत एक हॉट टॉपिक चल रहा है, वॉर के अलावा भी एक हॉट टॉपिक बहुत सालों से चल रहा है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। उसको भी कंट्रोल करना है, वरना अपन ही नहीं रह पाएंगे। टेम्परेचर आप देखो कंटिन्यूअसली हर कंट्री का धीरे धीरे करते करते हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। कभी 45 हुआ करता था तो आज 50-51 तक पहुंच जाता है ना। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले एक चीज समझ में आती है कि जो पोल्यूशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? व्हीकल्स के कारण हो रहा है। तो व्हीकल्स में एक बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है कुछ ही सालों में। स्टार्ट तो हो गया है, पर हाँ अभी भी फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा। यहां मैं ऐसे बात करूं कि जो मोबाइल फोन आप यूज करते हैं, पिछले 4-5 साल पुराना कोई फोन अगर आपके पास होगा या आपने यूज करा होगा तो आपने देखा होगा फोन के पीछे का ढक्कन खुलता था और बैटरी निकलती थी और बैटरी पे लिखा रहता था लिथियम आयन बैटरी, है ना। वो जो बैटरी होती थी वो डुअल प्रोसेस की तरह काम करती थी। डुअल प्रोसेस की तरह कैसे काम करती थी? जब भी कोई नया फोन लाते थे अपन क्या करते थे? उसको चार्ज करते थे। चार्ज किसकी मदद से करते थे? चार्जर, बहुत बढ़िया, चार्जर की मदद से करते थे, है ना। अब चार्ज जब अपन कर रहे हैं तो अपन क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं उस बैटरी को, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रही है? उस बैटरी में जा रही है और बैटरी के अंदर क्या है? केमिकल्स हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से अपन को क्या नजर आ रहे हैं? केमिकल चेंज नजर आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और जो मोबाइल है वो क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। तो ये जो लिथियम आयन बैटरी है किसकी तरह एक्ट कर रही है? अभी यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह एक्ट कर रही है।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में, ड्यूरिंग चार्जिंग। पर जब अपन मोबाइल यूज करते हैं, तो बैटरी में जो केमिकल्स हैं वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब ये जो लिथियम आयन बैटरी है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग गैल्वेनिक सेल की तरह एक्ट कर रहा है। डुअल प्रोसेस होता है, गैल्वेनिक सेल की तरह भी एक्ट करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है इस ब्रांच की। ठीक है, इतना सब अपन को नहीं पढ़ना है, अपन को तो सिर्फ सरफेस लेवल पर स्टडी करनी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर अपन को इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की स्टडी करनी है, और इंटर कन्वर्जन भी किसके बीच में हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। इसमें लिखना, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ it is the branch of physical chemistry which deals with the study of interconversion, which deals with the study of interconversion of chemical energy and electrical energy, chemical energy and electrical energy। केमिकल एनर्जी जिस डिवाइस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उस डिवाइस को बोलते हैं अपन गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। और जिस डिवाइस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब जब अपन गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीटली, कि किस डिवाइस में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है और किस डिवाइस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है। पर अभी के लिए अगर थोड़ा सा अगर ऐसे समझें तो अपन ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपन को प्रोवाइड करानी पड़ती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये अपन को देनी पड़ती है, तब जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। ई से ई मिला हो, आंसर पाओ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या प्रोवाइड करानी पड़ेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर यहां पर बात करूं, चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स अपन को पढ़ने पड़ेंगे। इन टर्म के बारे में आप पहले से जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं। पहली टर्म है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। बिना इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ये चैप्टर शुरू ही नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सब जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं, सब आप जानते हैं, पर फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए एक बार पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसको नहीं पता हो इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है। वैसे तो अपन ने पढ़ रखे हैं, पर ऐसा हो सकता है कि इसको नहीं पता हो और एकदम से जब चैप्टर खत्म होने को आए और अचानक से ख्याल है, सर ये इलेक्ट्रोलाइट क्या था है ना। तो इसलिए पहले ही बता देता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा इस चैप्टर में, बिना उसके तो बात ही नहीं कर सकते अपन इस चैप्टर की। ठीक है, हाँ, तो इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? जो आयंस में टूट जाए वो इलेक्ट्रोलाइट। वाह 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 वाह। जरूरी थोड़ा ना हमेशा 100 हो, जरूरी थोड़ा ना हमेशा 100% टूटे। इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है? कौन होते हैं इलेक्ट्रोलाइट? यार कितना अच्छा हूं मैं यार, मैं इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको बता रहा हूं अपन ने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। और याद करो, आयनिक इक्विलिब्रियम का रिवीजन भी हुआ था अभी छुट्टियों में। सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में क्या कंडक्ट करे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइट्स। लिखो,
हेडिंग डालना इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। substances which conduct electricity in aqueous solution, substances which conduct electricity in aqueous solution, substances which conduct electricity in aqueous solution or in molten state। अरे यार कोई ऐसा तो नहीं है ना जो मॉड्यूल खोल के बैठा है, अपन को नोट्स बनाने इस चैप्टर में। अपन को इस चैप्टर में नोट्स बनाने हैं। ऐसा तो नहीं ना वो सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट की तरफ सोच के बैठे हैं कि यार मॉड्यूल खोल के पढ़ना है अपन को। नहीं, बिना नोट्स के यहाँ पर काम नहीं चलेगा, चैप्टर नहीं समझ में आएगा। सॉलिड स्टेट में दिक्कत है क्या? नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ। अच्छा इधर देखो, इसमें लिखना सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं? 3। कौन तीसरा बताओ ना मेरे को। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बहुत बढ़िया। अच्छा इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। लिखो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन था 3 टाइप? नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है ये? इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे लिखना, इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट लिखना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट लिखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? जो स्ट्रॉन्ग हो, जो क्या हो, जो 100% टूट जाए। अब 100% टूट रहे हैं तो फिर वीक होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना होने चाहिए। सिर्फ नाम स्ट्रॉन्ग है पर अंदर से पूरे टूटे पड़े हैं। तुम एक दूसरे को क्यों देख रहे हो यार? इधर देखो यार, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। आप इधर बैठो, इधर हाँ। इधर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? सिर्फ नाम स्ट्रॉन्ग है पर अंदर से पूरे टूटे पड़े हैं। जैसे ही पानी में डालोगे बिखर जाएंगे। ऑलमोस्ट 100% क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन हो जाएगा। अच्छा उससे पहले तो एक बात बताओ, यहां पर मैंने एक टर्म यूज करी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में क्या कंडक्ट करे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण कंडक्ट हो रही है? ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री आयंस? फ्री आयंस। ये बात समझ में आ रही है ना? अब अगर अपन बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ नाम स्ट्रॉन्ग है पर जैसे ही पानी में डालूंगा 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है उसको मैं समझा देता हूं। एक कंटेनर लिया, इसमें पानी डाला और आप क्या कर दो, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दो। इलेक्ट्रोलाइट कोई सा भी डाल सकते हो, एसिड डाल सकते हो, बेस डाल सकते हो, सॉल्ट डाल सकते हो। मान लो अपन ने NaCl डाल दिया, तो ये जो सोल्यूशन हुआ ये कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन। ठीक है, ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन कहलाएगा। और इस सोल्यूशन में मुझे Na+ के आयंस भी मिलेंगे और Cl- के आयंस भी मिलेंगे और इन आयंस के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, इन आयंस के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? कंडक्ट होगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो मुझे एक बात बताओ, अभी आपने बताया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पूरी टूट जाते हैं, है ना? पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो आप मुझे बताओ सॉल्यूशन में आयन ज्यादा है कम? अगर आयंस होंगे ज्यादा तो ज्यादा आयंस के कारण फ्लो भी होगा, कंडक्टेंस भी होगा। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो हाई कंडक्टिंग सॉल्यूशन या लो कंडक्टिंग सॉल्यूशन? ये बात समझ में आ रही है? लिखो यहां पर, सब्सटेंसेस which are completely dissociated into ions, substances which are completely dissociated into ions, substances which are completely dissociated into ions
substances which are completely dissociated into ions and forms high conducting solution are known as strong electrolytes. Are known as strong electrolytes. Example बता सकते हो strong electrolyte क्या? Strong acids, strong bases, all salts. ये strong salts. इसमें लिखना strong acids, comma strong bases, comma salts. Salts. नेक्स्ट हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट. अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? बस नाम से वीक हैं, बहुत स्ट्रांग है, टूटते ही नहीं है ये, बहुत कम टूटते हैं. तो अगर ये बहुत कम टूट रहे हैं तो आप मुझे बताओ सोल्यूशन में आयन ज्यादा मिलेंगे या कम? अगर आयंस मिलेंगे कम तो कम आयंस के कारण फ्लो भी होगा, अगर फ्लो होगा कम तो कंडक्टेंस भी होगा. तो जो सोल्यूशन ऑब्टेन होगा वो हाई कंडक्टिंग सोल्यूशन या लो कंडक्टिंग सोल्यूशन? लो कंडक्टिंग सोल्यूशन. तो इसमें लिखेंगे substances which are dissociated only to a small extent, substances which are dissociated only to a small extent and forms low conducting solution are known as weak electrolytes, and forms low conducting solution are known as weak electrolyte. Forms low conducting solution are known as weak electrolytes. ठीक है. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस. वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस. अच्छा, एक डाउट आएगा यहाँ पर. डाउट ये आएगा, सर एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. सर सॉलिड स्टेट में आयंस नहीं होते क्या? अच्छा मुझे बताओ, सॉलिड स्टेट में आयंस होते हैं? होते हैं नहीं होते? पहले तो ये बताओ. होते हैं. तो वहां पर अगर आयंस होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी चाहिए. वहां पर आयंस तो होते हैं पर आयंस बाउंडेड होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, इसलिए सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है. एक्वस NaCl की बात करूं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, पर अगर मैं ऐसे बात करूं NaCl क्रिस्टल की, नहीं होगी. NaCl सॉलिड की बात करूं तो नहीं होगी. इसमें नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे. आयंस आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट, आयंस आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट even in solid state. Ions are present in electrolytes even in solid state even in solid state but they are bounded, hence they do not conduct electricity in solid state, but they are bounded, hence they do not conduct electricity in solid state. एक और टर्म है यहाँ पर, जैसे अभी अपन ने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा वैसे एक और टर्म है, दैट इज कंडक्टर. कंडक्टर भी आपने पढ़ रखा है ना? कंडक्टर भी आप जानते हैं क्या होता है ना? फिर भी एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं. आपको पता है व्हाट इज कंडक्टर, कितने टाइप के कंडक्टर होते हैं, सब पता है आपको? कितने टाइप के कंडक्टर होते हैं? 3 टाइप के. हाँ बताना जरा, बोलो ना. कौन सा? बस कंडक्टर? बस कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं. अच्छा, किसी को यह भी लग रहा होगा सर सेमीकंडक्टर भी होता है. नॉन कंडक्टर, ये देखो नॉन कंडक्टर. छोड़ो ये सब.
पहले तो ये बताओ मेरे को कंडक्टर क्या होते हैं? हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने थ्रू चार्ज का फ्लो कराएं, उन्हें कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने थ्रू चार्ज का फ्लो कराएं, उन्हें कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, लिखो कंडक्टर, इसमें लिखना substances which allow flow of charge through it, substances which allow flow of charge through it, substances which allow flow of charge through it। ठीक है, substances which allow flow of charge through it are known as conductors। conductors are of two types, दो ही टाइप के होते हैं। पहला होता है मेटेलिक कंडक्टर, जो आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है ना। पहला होता है मेटेलिक कंडक्टर। कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर का एक और नाम होता है, मेटेलिक कंडक्टर का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। स्लैश करके लिख लेना या और करके लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और सेकंड होता है आयनिक कंडक्टर। आयनिक कंडक्टर, आयनिक कंडक्टर का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। स्लैश करके लिखना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री आयंस होते हैं, इसलिए इनको आयनिक कंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अब मेटेलिक कंडक्टर के बारे में आपको पता है, आयनिक कंडक्टर के बारे में मुझे पता है, तो अपन क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद से यहाँ पर डिफरेंसेस लिखेंगे, है ना। आप मेरे को बताते जाना, हेल्प करना मेरी मेटेलिक कंडक्टर के बारे में बता करने की, और मैं आपकी हेल्प करूंगा आयनिक कंडक्टर के बारे में पता करने की। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ मेटेलिक कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं? चार्ज कैरियर्स कौन हो जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल बता सकते हो? हाँ, ऑल मेटल्स, है ना, बोल सकता हूं ऑल मेटल्स। और क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ठीक है, आयनिक कंडक्टर की बात करूं तो आयनिक कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो आपको पता तो नहीं होगा, मैं बता देता हूं आपको, क्या होते हैं? फ्री आयंस होते हैं। पढ़ा, ये कहीं से पढ़कर आ रहे होगे आप लोग। यहां पर चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? फ्री आयंस होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं, सिर्फ देखना ही नहीं है, इसको लिखना भी है। ऐसे नहीं कि पूरा देखेंगे फिर उतारेंगे, नहीं, देखते देखते उतारना है। साथ साथ कॉपी करना है आपको। इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर मेटेलिक कंडक्टर की बात करूं तो मेटेलिक कंडक्टर में जब अपन इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो आप मुझे बताओ, क्या मैटर का ट्रांसफर होता है? हैं? नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे मैटर का ट्रांसफर होता है या नहीं होता? अगर होता तो बिजली के साथ साथ कॉपर वायर भी चल पड़ती। बात समझ में आ रही है? मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। पर अगर मैं बात करूं आयनिक कंडक्टर की, तो आयनिक कंडक्टर में मैटर का ट्रांसफर होता है, क्योंकि यहां पर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री आयंस होते हैं। Na+ का आयन, Cl- का आयन फ्लो होते हैं, मतलब ट्रांसफर होता है मैटर का। यहां पर चार्ज कैरियर्स कौन है?
इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यहाँ पर मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, वहां पर मैटर का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे मेटेलिक कंडक्टर में इट डज नॉट इन्वॉल्व it does not involve it does not involve it does not involve transfer of matter when electricity is it does not involve transfer of matter when electricity is it does not involve transfer of matter when electricity is passed through it. It does not involve transfer of matter when electricity is passed through it. आयनिक कंडक्टर में लिखेंगे it involves transfer of matter. It involves transfer of matter. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट की, मुझे एक बात बताओ, मेटेलिक कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है या जब चार्ज का फ्लो होता है तो क्या कोई केमिकल चेंजेस नजर आते हैं? हैं? क्या कोई केमिकल चेंज नजर आता है? कॉपर वायर में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो क्या कोई केमिकल चेंज होता है? अगर केमिकल चेंज होता तो कॉपर वायर गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती और आज लगाई कल चोरी हो जाती, है ना। कोई केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं होता। पर मुझे एक बात बताओ, क्या फिजिकल चेंज इन्वॉल्व होता है? कैसे? अगर बहुत देर तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराओगे तो वायर गर्म हो जाएगी और गर्म होने के कारण मेल्ट भी हो सकती है। फिजिकल चेंज इन्वॉल्व होता है, केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं होता है। और आयनिक कंडक्टर की बात करूं तो आयनिक कंडक्टर में केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आयंस का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है इसके बारे में ही अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है। तो आयनिक कंडक्टर के बारे में अभी मैं सिर्फ यहां पर पॉइंट्स आपको बता रहा हूं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सको फिजिक्स में जो कंडक्टर पढ़ रहे हो आप और जो केमिस्ट्री में कंडक्टर पढ़ रहे हो। ठीक है। हो सकता है यहां पर कुछ कुछ पॉइंट्स आपको समझ में नहीं है, इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे आगे, विश्वास करो मैं आगे बताऊंगा आपको। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना, यहीं पे ही बताऊंगा मैं। तो यहां पर थर्ड पॉइंट लिखेंगे अपन थर्ड पॉइंट कहां पर लिखेंगे अपन? मेटेलिक कंडक्टर में लिखेंगे नो केमिकल चेंज is involved. Chemical changes involved ionic conductor में, chemical changes involved, ब्रैकेट में लिखना ions are oxidized or reduced. Ions are oxidized or reduced, ब्रैकेट के क्लोज। फोर्थ पॉइंट की बात करें, मुझे एक बात बताओ, दोनों ही क्या है? कंडक्टर हैं, दोनों ही क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो जो कंडक्टिंग पावर होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी? मेटेलिक कंडक्टर की या आयनिक कंडक्टर की? मेटेलिक की या आयनिक की? मेटेलिक कंडक्टर की। क्यों? क्योंकि वहां पर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या है? फ्री आयंस, फ्री सॉरी वहां पर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स हल्की होते हैं और फ्री आयंस बल्कि होते हैं आपकी तरह। अब आपको दौड़ाओ, आप धीरे धीरे भागोगे, और अगर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाऊंगा शू करके निकल जाएंगे। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, ये क्या होते हैं? हल्की, ये होते हैं बल्कि। अब हल्की की बात करूं तो हल्की का फ्लो होगा ज्यादा, तो अगर फ्लो होगा ज्यादा तो मोबिलिटी भी ज्यादा, कंडक्टेंस भी ज्यादा, जो सोल्यूशन बनेगा या जो कंडक्टिंग पावर होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो कंडक्टिंग पावर मेटेलिक कंडक्टर की ज्यादा होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कम होती है। पर अगर ऐसे बात करें तो दोनों की कंडक्टिंग पावर ज्यादा ही होती है। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड ज्यादा ही होता है। पर अगर कंपेयर करें
तो इसकी ज्यादा होती है और इसकी कंपैरेटिवली लेस होती है। तो यहां पर अपन बोलेंगे हाई कंडक्टिंग पावर। मेटलिक कंडक्टर में लिखना हाई कंडक्टिंग पावर, और आयनिक कंडक्टर में लिखना कंपैरेटिवली लो कंडक्टिंग पावर। कंपैरेटिवली लो कंडक्टिंग पावर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मुझे आप बताओ, कंपैरेटिवली लो कंडक्टिंग पावर। मुझे एक बात बताओ, मेटलिक कंडक्टर जो आप पढ़ रहे हो फिजिक्स में, वहां पर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और कंडक्टेंस कम होगा। ये चीज समझ में आती है? कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम होगा। ठीक है। अब अगर यहां पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कंडक्टेंस कम हो रहा है, तो आयनिक कंडक्टर में ऑल्दो अपन को नहीं पता है क्या होता है, पर फिर भी प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं तो उल्टा होगा वहां पर, है ना? तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस यहां पर क्या होगा? कम होगा, और कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा, जब आप मेटेलिक कंडक्टर पढ़ ही रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, क्या वहां पर अभी तक आपने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा? नहीं पढ़ा, मतलब मैं कह सकता हूं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मेटेलिक कंडक्टर में फॉलो नहीं होते हैं, तो कहां पर होंगे? बात समझ में आ रही है ना? अब ये फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है अपन को नहीं पता है, पर अपन ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कहां पर फॉलो होंगे, है ना? और ये होते क्या है, इसको अपन चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, है ना? लास्ट सेक्शन जब अपन पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। स्पेलिंग में लिख लेता हूं, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर नॉट फॉलोड, और यहां पर क्या लिखेंगे? फॉलोड। ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्यों कम हुआ, कंडक्टेंस क्यों बढ़ा आयनिक कंडक्टर में, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, है ना? इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा, दोनों ही समझा दूंगा। मेटलिक कंडक्टर में कंडक्टेंस कम क्यों होता है, आयनिक कंडक्टर में कंडक्टेंस बढ़ता क्यों है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये चीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, है ना? एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, वहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जो मेन पॉइंट है वो क्या है, अपने दिमाग में हमेशा ये चीज रहती है कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो कहां से पूछेगा। तो इस चैप्टर का पहला सेक्शन अपन शुरू कर रहे हैं, कंडक्टेंस टर्म। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था अभी तक। इस चैप्टर का पहला सेक्शन है कंडक्टेंस टर्म। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी अपन किसी भी कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, वेदर इट इज मेटलिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो हमेशा वहां पर क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। कंडक्टर के कारण क्या होता है? कंडक्टेंस होता है, और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं जिससे अपन बोलते हैं कंडक्टेंस टर्म्स। फिजिक्स में आपने मेटेलिक कंडक्टर की कुछ कंडक्टेंस टर्म पढ़ी होंगी जिन्हें अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। वैसे ही अभी अपन यहां पर पढ़ेंगे आयनिक कंडक्टर। आयनिक कंडक्टर मतलब इन कंडक्टर से भी कुछ रिलेटेड कंडक्टेंस टर्म होंगी, उनका भी नाम क्या रहेगा? रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, यही चीज अपन को यहां पर देखनी है। तो हेडिंग डालना, डिफरेंट कंडक्टेंस टर्म ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, डिफरेंट कंडक्टेंस टर्म ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, डिफरेंट कंडक्टेंस टर्म ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ओम्स लॉ पता है क्या होता है? फॉर्मूला बताना जरा। V इज इक्वल्स टू IR। ये कहां पर लगाते हो? मेटेलिक कंडक्टर में लगाते हो आप, है ना? अब मेटेलिक कंडक्टर में आप ओम्स लॉ लगा रहे हो, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आयनिक कंडक्टर में भी क्या ओम्स लॉ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर मैं मेटेलिक कंडक्टर की बात करूं तो मेटेलिक कंडक्टर में हो क्या रहा है? कंडक्टेंस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। आयनिक कंडक्टर में भी तो इलेक्ट्रिसिटी ही कंडक्ट हो रही है, ऑल्दो चार्ज कैरियर्स अलग अलग हैं,
पर कंडक्ट तो इलेक्ट्रिसिटी ही हो रही है। तो आयनिक कंडक्टर में भी अपन V इक्वल्स टू IR अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक, है ना? इस चीज को ध्यान रखना। सबसे पहली कंडक्टेंस टर्म अपन पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। सबसे पहली कंडक्टेंस टर्म है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का मतलब यहां पर क्या होता है इसको अपन बाद में समझेंगे, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन R से, कैपिटल R से। इसको लिखना, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it is the force of attraction between cations and anions of an electrolyte. It is the force of attraction between cations and anions it is the force of attraction between cations and anions of an electrolyte which opposes flow of ions, which opposes flow of ions, which opposes flow of ions on electrode, which opposes flow of ions on electrode. अब ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है इसको समझना। देखो अपन यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, आयनिक कंडक्टर पढ़ रहे हैं। आयनिक कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहां पर ऑब्टेन होगा? इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में, है ना? तो मैंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में पानी डाला, पानी में मैंने क्या डाल दिया? NaCl इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। NaCl जैसी इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा और मुझे क्या मिलेगा? Na+ और Cl- आयंस। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में पता होगा कि जो एनायंस होते हैं वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और जो कैटायंस होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। ये पता होगा आपको। सरफेस केमिस्ट्री में भी अपन ने इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखा था, है ना? तो जो एनायन होते हैं वो मूव करते हैं एनोड पर, कैटायन जो मूव करते हैं वो करते हैं कैथोड पर। अब ये एनायन के एनोड पर क्यों जाता है, कैटायन कैथोड पे क्यों जाता है, कैसे जाता है, क्या चार्ज होता है, ये सब अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अभी उस पे ध्यान नहीं देना है। बस ये चीज आपको पता है कि एनायन जो है वो एनोड पर जाएगा, कैटायन जो है वो कैथोड पर जाएगा। ठीक है, आयंस की मोबिलिटी होगी, आयंस का फ्लो होगा। इसके कारण क्या होगा? यहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? कंडक्ट होगी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? कंडक्शन होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस सोल्यूशन में मैं भर भर के NaCl डाल दूं तो Na+ के आयंस भी होंगे ज्यादा और Cl- के आयंस भी होंगे ज्यादा। अब अगर इस कंटेनर में आयंस होंगे ज्यादा तो कैटायन और एनायन के कारण यहां पर अट्रैक्शन भी होगा ज्यादा। ये बात समझ में आती है? अब अगर अट्रैक्शन यहां पर ज्यादा है तो ये आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर ये आपस में अट्रैक्ट हो गए तो क्या ये किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर पाएंगे? नहीं। अगर ये किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे बताओ, आयंस अगर मूव नहीं कर रहे हैं तो उनके कारण फ्लो भी नहीं होगा, मोबिलिटी भी नहीं होगी, कंडक्शन भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर रेजिस्टेंस कैसे ऑब्टेन हो रहा है अपन को? रेजिस्टेंस कैसे अकर हो रहा है? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा है? आयंस को रोक रहा है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ जाने के लिए, नहीं जाने दे रहा है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ। कौन नहीं जाने दे रहा है? ये अट्रैक्शन। मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर आयंस का मूवमेंट ही नहीं होगा तो कंडक्टेंस क्या होगा? कम। अगर कंडक्टेंस कम मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, और अगर मैं यहां पर रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। स्पेलिंग बता सकते हो ओम की? ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। जब इतना ज्यादा पता है आपको तो मुझे एक बात बताओ, बेसिक SI यूनिट बता सकते हो रेजिस्टेंस की? बेसिक SI यूनिट है? बेसिक SI यूनिट का मतलब बताऊं क्या होता है? याद करो, 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ी थी, उसमें वोल्ट नहीं आता है, केजी, मीटर, सेकेंड,
एम्पियर, उसके टर्म्स में बतानी है आपको। केजी, मीटर स्क्वायर, सेकंड की पावर -3, एम्पियर की पावर -2। शक्ल मत देखो, लिखो इसको, एनसीईआरटी में दे रखा है ये। बेसिक ऐसा यूनिट होती है ये रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट टर्म है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी और जी से। खोचू सिग्मा होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं सी और जी से, और अपन कह सकते हैं कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी अपन ने देखा भी था। तो मैं कह सकता हूं C इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 1/R। अच्छा, मुझे बता सकते हो यूनिट क्या होगी कंडक्टेंस की? क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। और बता सकते हो क्या होगी? मो। और क्या होगी? जल्दी बताओ। सीमेंस। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एस तो सेकंड का होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैपिटल एस से। ठीक है, शक्ल में देखो, फटाफट कॉपी करो, ये भी यूनिट ही होती है। क्या है? मैं मस्ती कर रहा हूं यहां पर? मस्ती में कभी भी नहीं लिखवाता हूं, हवा में करता हूं। गड़बड़ हो जाएगी यार, ये कॉपी में थोड़ी ना लिखवाऊंगा फिर। ये सच सच लिखवा रहा हूँ, सही सही लिखवा रहा हूँ, विश्वास करो। ये नहीं सुना आपने? होते हैं यार, ये तो फिजिक्स में पढ़ाते भी होंगे शायद तक। बायो में पढ़ाते हैं? याद है ना, लास्ट क्लास है ये। नेक्स्ट टर्म है रेजिस्टिविटी, या इसी का एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रो से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप सब जानते हो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करूंगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे अपन बोलते हैं रो। फॉर्मूला हो जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रोले। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, रोले। मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे एक ही बात है यार, तो मेरे को ही सुन लो आप, है ना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, रो को क्या लिख सकता हूं? RA/L। यूनिट बता सकते हो? यूनिट क्या हो जाएगी? ओम, सेंटीमीटर। और क्या हो जाएगी? ओम, मीटर। और क्या हो जाएगी? किलोमीटर। वाह 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 वाह। अच्छा सुनो इधर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? वैसे तो आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब अपन स्पेशल कंडीशन पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये मैं अपने अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं कर रहा हूं, ये डिफाइन करने का तरीका ही होता है। नाम से अपन मतलब समझ सकते हैं। स्पेसिफिक कंडीशन पर जब अपन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका एक और नाम होता है रेजिस्टिविटी। और वो स्पेशल कंडीशन क्या हो जाएगी? सुनना ध्यान से, याद करो, मैंने आपको बताया था जब भी अपन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं तो उसके साथ वाली टर्म को किसके बराबर पुट कर देते हैं? 1 के बराबर। अगर आप L की वैल्यू पुट करोगे 1 सेंटीमीटर, A की वैल्यू पुट करोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। R किसके बराबर हो जाएगा? रो के बराबर हो जाएगा। मतलब स्पेशल कंडीशन पर जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं उसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और वो स्पेशल कंडीशन क्या हो जाएगी? L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात सभी को? ये पढ़ भी रखा होगा अपन ने, है ना, फिजिक्स में। नेक्स्ट टर्म है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको और क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सिग्मा से।
फिजिक्स में सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और केमिस्ट्री में इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं के से। के का मतलब क्या होता है? कापा। अब अलग अलग रीजन के लोग इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। कोई इसको कप्पा बोलता है, कोई पप्पा बोलता है, और आप जैसे लोग इसको कभी कभार कटप्पा भी बोल देते हो। पर ये जो के होता है ये क्या होता है? कापा होता है ना? कप्पा नहीं होता है, कापा होता है। और कापा किसके बराबर होता है? 1/ρ के बराबर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? किलर, K इज इक्वल टू L/AR। रो का फॉर्मूला यहां पे रखो, यही आएगा। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। इसको और क्या बोल सकता हूं? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकता हूं, है ना? और भी बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं इसको। फटाफट कॉपी करो। लिख लिया? ऐसा ही यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होती है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3। ये सीमेंस मत समझ लेना इस एस को। सेकंड की पावर -3, एम्पियर की पावर -2, ठीक है? और ये सीमर नहीं होता है। ठीक है? ठीक है? यहां तक, यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को भी डाउट है तो बोलो। अब यहां पर पता है एक दर्द होगा। दर्द पता है क्या होगा? सुनना ध्यान से। सर एक बात बताओ, ये जो एल होता है ये लेंथ ऑफ वायर होती है, और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर होती है। यहां पर सर अपन मेटेलिक कंडक्टर थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, अपन तो आयनिक कंडक्टर पढ़ रहे हैं। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सर ये क्या है भाई? अपन क्या पढ़ रहे हैं? आयनिक कंडक्टर पढ़ रहे हैं। आयनिक कंडक्टर कौन? इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। उसका लेंथ कैसे निकाले? अगर वायर की तरह इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को खुले में ले लिया, फैल जाएगा। कहां से लेंथ निकालोगे और कहां कहां तक निकालोगे? और फिर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और दिक्कत। डाउट समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? चल रही है बस। एल और ए का मतलब ये तो नहीं होगा लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो एल और ए का मतलब क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन को क्या मैं खुले में ले सकता हूं? किस में लेना पड़ेगा? कंटेनर में लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, एक कंटेनर लिया और कंटेनर में क्या फिल कर दिया? इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन फिल कर दिया। ठीक है? अब मुझे एक चीज समझ में आती है कि अगर मैं कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डालूंगा तो क्या यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा? हो जाएगा ऐसे? कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डाल दिया, क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, है ना? मुझे यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराने के लिए इलेक्ट्रोड्स डिप करनी पड़ेगी, है ना? क्या डिप करनी पड़ेगी? इलेक्ट्रोड्स डिप करनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी कर दी। मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोड्स डिप करने के बाद क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी तो तब कंडक्ट करेगी जब यहां पर क्लोज लूप बनेगा। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों इलेक्ट्रोड्स को कंडक्टिंग वायर से जोड़ना पड़ेगा और बाहर एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगाना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, क्या क्लोज लूप बना या नहीं बना? बन गया? पक्का? एक्सटर्नल सर्किट में दोनों इलेक्ट्रोड्स कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं और इंटरनल सर्किट में दोनों इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से जुड़े हैं, और यहां पर जो चार्ज कैरियर्स है वो है फ्री आयंस।
ये बात समझ में आ रही है? ऑल्दो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता है यहां पर क्या हो रहा है, पर मैं फिर भी डायरेक्शन ऑफ करंट प्रिडिक्ट कर सकता हूं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसे ही होगा। मुझे एक बात बताओ, यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो फ्लो होगा वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? भले हमें कुछ भी नहीं पता हो, पर फिर भी अपन थोड़ा दिमाग लगा के ये पता कर सकते हैं कि भाई जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे ही होगा। ये बात समझ में आ रही है? जो डायरेक्शन होगा वो तो ऐसे ही रहेगा, है ना। इसके बारे में डिटेल में अपन आगे बात करेंगे, है ना, उसकी टेंशन मत लो कि यहाँ पर कौन से आयंस होंगे, कौन से आयंस कहां पर जाएंगे, कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा, किस पर कौन सा टर्मिनल होगा, किस पर कौन सा चार्ज होगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं भाई अपन। अभी बस अपन ये जानना चाह रहे हैं कि एल और ए क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो आयंस का फ्लो हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में हो रहा है। आयंस का जो मूवमेंट हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में हो रहा है। तो एल क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। तो ये क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, क्योंकि जो मूवमेंट होगा वो कैसे होगा देखना, इन्हीं के बीच में होगा और ऐसे होगा, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अक्रॉस होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हाफ डिप्ड है, मतलब इलेक्ट्रोड्स को मैंने हाफ डिप कर रखा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा। और घोंचुओं की तरह ऐसे मत करना, सर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इसका भी ए, टोटल 2 ए। ऐसी हरकतें मत करना। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? अब ये जो दिख रहा है ना डायग्राम आपको, जो दिख रहा है ये सेल कहलाता है, और ये सेल होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसके बारे में अपन को डिटेल में पढ़ना है। बस अभी यूं ही बता रहा हूं, मैंने बनाया है तो मैं बता देता हूं ये क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और याद करो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अपन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है, दे रहे हैं, इसके कारण यहाँ पर केमिकल चेंजेस होते हैं, पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। और इसको सेल क्यों बोला गया? सेल क्या होता है, एक बहुत सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं सेल की। कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड इज नोन एज सेल। जब भी आप दो इलेक्ट्रोड को क्या कर दोगे, कंबाइन कर दोगे ना, वो सेल कहलाता है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, पर इतना भी अपन को सोचना नहीं है। अभी अपन को बस ये समझना था कि एल का मतलब क्या होता है और ए का मतलब क्या होता है। ये सभी को समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर फटाफट डायग्राम बनाओ और एल और ए के बारे में लिखेंगे अपन फटाफट। बोलूं एल क्या होगा? फटाफट डायग्राम बनाओ। लिख लिया? इसमें लिखना एल क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। एल होता है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। एंड ए होता है एल होता है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। एंड ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स
area of cross section of electrodes dipped in, area of cross section of electrodes dipped in electrolytic solution, dipped in electrolytic solution. ठीक है, अब यहां पर इसको एक चीज समझना है। यहां पर अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था कापा का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन ए आर। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, लिख सकता हूं ना ऐसे। 1 अपॉन आर क्या होता है, कंडक्टेंस, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। एल अपॉन ए जो रहेगा वो फॉर अ गिवन सेल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एल अपॉन ए की जो वैल्यू है ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है फॉर अ गिवन सेल। ऐसे कैसे कांस्टेंट रहती है समझना इसको। किसी के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रोड है ये आपने किस में डुबो दी, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डुबो दी। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है ये करके उधर तक पहुंच जाए और वो इधर तक आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों आपस में टच होकर एक दूसरे के साथ बैठ जाए। दिमाग में डाउट तो आ रहा होगा, है ना। पता था इसके अंदर इतना मत डूबो कि निकालना भारी पड़ जाए मुझे। बात समझ में आ रही है। ये रफ डायग्राम बनाया मैंने, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं कंटेनर की बात करूं तो कंटेनर में पर्टिकुलर स्लॉट होते हैं इलेक्ट्रोड के, है ना। उन इलेक्ट्रोड को उन स्लॉट्स में क्या करना होता है, फिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या रहते हैं, बिल्कुल ये फिक्स्ड रहते हैं। जैसे हे करके नहीं जा पहुंच जाएंगे वहां तक, इसको वो दिखी और उसको ये दिखा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मेटल और नॉन मेटल की बात चल रही है यहाँ पर, है ना, मेटल्स की बात चल रही है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। अगर ये फिक्स्ड रहते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं फॉर अ गिवन सेल जो एल होगा वो कांस्टेंट होगा। और अगर एल कांस्टेंट है तो मैं ये भी कह सकता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन सॉल्यूशन वो भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब किसी गिवन सेल की बात करूं तो एल भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, और एल अपॉन ए क्या रहेगा, कांस्टेंट, और ये कहलाता है सेल कांस्टेंट। तो किसी गिवन सेल के लिए एल अपॉन ए क्या रहता है, कांस्टेंट, जिसे अपन बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो ये सेल है और इसमें मैंने क्या डाल दिया, केसीएल डाल दिया। क्या डाल दिया, केसीएल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दिया। अब मैंने क्या करा, थोड़ी देर बाद केसीएल निकाल के मैंने इसमें डाल दिया HCl। तो भले ही दोनों कंडीशन में बात करूं तो दोनों कंडीशन के केस में एल और ए क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब सेल कांस्टेंट क्या रहेगा फॉर अ गिवन सेल, कांस्टेंट रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यहां पर कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अपन ने लिया है। ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे अपन, इसको ऐसे लिखना, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कापा किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन आर को अपन कंडक्टेंस बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और एल अपॉन ए को रिप्रेजेंट करते हैं जी एस्ट्रिक से। और ये जी एस्ट्रिक क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। मतलब ये जी क्या है, कंडक्टेंस, और ये जी एस्ट्रिक है सेल कांस्टेंट। इसमें लिखना, बोलूं, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। बोलूं, फॉर अ गिवन सेल, फॉर अ गिवन सेल, कॉमा, फॉर अ गिवन सेल, कॉमा, L upon A is constant for a given cell, comma, L upon A is constant, which is known as cell constant, which is known as cell constant. ठीक है, which is known as cell constant. अब यहां पर अपन कौन सी टर्म पढ़ रहे थे,
कंडक्टिविटी पढ़ रहे थे। अब कंडक्टिविटी को भी वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे अपन ने रेजिस्टिविटी को डिफाइन करा था। अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी का एक और नाम क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? स्पेशल कंडीशन पर जब अपन कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, और वो स्पेशल कंडीशन क्या हो जाएगी? कापा का फॉर्मूला क्या होता है? एल अपॉन ए आर। एल को कितना पुट करो? 1 सेंटीमीटर। ए को कितना पुट करो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो कंडक्टेंस निकल कर आएगा वो कहलाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो मैं कह सकता हूं इफ L is equals to 1 सेंटीमीटर, A is equals to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप मुझे बताओ कापा का फॉर्मूला क्या होता है? L अपॉन ए आर। L1 A1, तो कापा किसके बराबर हो गया? 1 बाय आर के बराबर। और 1 बाय आर किसके बराबर होता है? कंडक्टेंस के बराबर। स्पेशल कंडीशन पर जो कंडक्टेंस निकल कर आता है उसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। क्लियर है बात सभी को? अब इसका एक और मतलब अपन को जानना है, सुनना ध्यान से। स्पेशल कंडीशन जो है वो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स क्या है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर मैं यहां पर बात करूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो देखना, यहां पर समझना ध्यान से। ये दो इलेक्ट्रोड हो गई, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड कितना है? 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कब हो सकता है? जब ये कितना हो? 1 सेंटीमीटर। और ये कितना हो? 1 सेंटीमीटर। क्या मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पर एक क्यूब बन चुका है? अच्छा एक बात बताओ, ये जो खाली डब्बा है, इस खाली डब्बे के कारण क्या कंडक्टेंस आएगा? इस खाली डब्बे के कारण क्या कंडक्टेंस आएगा? क्या भरना पड़ेगा इसमें? इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन। और जब इस डब्बे के अंदर मैं इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन भरूंगा, लबालब, लबालब समझते हो ना? पूरा। जब इस डब्बे में मैं इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन लबालब भर दूंगा, तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, कितना इलेक्ट्रोलाइट भरा? कितना वॉल्यूम भर दिया? 1 सेंटीमीटर क्यूब भर दिया। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के कारण जो कंडक्टेंस आएगा उसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। मतलब यहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होगा? कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। Conductance of 1 centimeter cube solution of an electrolyte is known as specific conductance. क्लियर है यहां तक? तो यहां पर बेसिकली क्या है, ये दोनों मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं और मेटल इलेक्ट्रोड्स को मैंने कनेक्ट कर दिया है एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से। ये इसके बाल नहीं है, ये क्या है, मैंने कनेक्ट कर रखा है एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से। और इसके बीच में क्या भर दिया है? इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन कितना भरा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ बिल्कुल, लबालब भर दिया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वॉल्यूम क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। फटाफट बनाओ, एक लाइन लिखेंगे यहां पर। लिख लिया? एक लाइन लिखेंगे। बोलूं?
आराम से लिखो यार। बोलूं? इसमें लिखना कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, ब्रैकेट में लिखना और 1 मीटर क्यूब, ब्रैकेट में लिखेंगे और 1 मीटर क्यूब, सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is known as specific conductance, is known as specific conductance, is known as specific conductance। ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, यूनिट कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप यहां पर 1 सेंटीमीटर की जगह 1 मीटर ले लो और 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो, तो वॉल्यूम कितना जाएगा, 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब के कारण जो कंडक्टेंस आएगा उसे भी अपन क्या बोलेंगे, कापा बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है फिफ्थ, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, इसको प्यार से अपन मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ऐसे, समझ रहे हो ना कैसे, ऐसे लिखो तो सही पहले। पहला वाला क्या है, पहला वाला क्या है पहले लिखो तो सही इसको हाँ बताओ ना यार, ये क्या है और ये क्या है? ये क्या होता है, लैम्डा। और ये क्या होता है, उल्टा भी नहीं होता गोचू, ये भी लैम्डा ही बोलते हैं, इसको भी क्या बोलो, लैम्डा बोल दिया करो। ठीक है, ये भी क्या होता है, ताजा ताजा नहीं बनाया है ये भी लैम्डा ही होता है। अगर एक्चुअल में बात करूं, ये लैम्डा होता है, ये स्मॉल लैम्डा, ये कैपिटल लैम्डा। विश्वास नहीं हो रहा ना, मुझे पता ही नहीं हो रहा बिल्कुल। ये क्या होता है, कैपिटल है, और ये क्या होता है, स्मॉल। तो ये कैपिटल लैम्डा स्मॉल लैम्डा नहीं हो सकता, एक्चुअल में यही होता है, ताजा ताजा नहीं बनाया है ना। ये स्मॉल लैम्डा होता है, ये कैपिटल लैम्डा होता है, ये म्यू होता है, ये एम क्या बता रहा है, मोलर कंडक्टेंस। अब दिमाग में एक डाउट आएगा, सर मोलर कंडक्टेंस टर्म की जरूरत क्यों पड़ी जब अपने पास कंडक्टेंस टर्म थी? डाउट वैसे तो नहीं आ रहा होगा है ना, पर मोलर कंडक्टेंस टर्म की जरूरत क्यों पड़ी जब अपने पास कंडक्टेंस टर्म है पहले से, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सुनना ध्यान से, एक एग्जांपल से समझेंगे। मैंने क्या करा, 2 बोतल ले ली, बोतल से जल्दी समझना आता है, याद है ना आपको इधर देखो अभी, मान लो इसमें क्या भर रखा है मैंने, गलती से भी अल्कोहल की बात मत करना, यहां पर पाप पड़ेगा। अल्कोहल होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और यहां पर अपन को पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आ रही है? अल्कोहल की बात नहीं करेंगे, है ना। अब इधर देखो, अच्छा इधर देखो, मान लो यहां पर ए इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है और यहां पर बी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है ना। जवाब देना, क्वेश्चन पूछ रहा हूं।
इस ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कारण जो कंडक्टेंस निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 12 यूनिट। कुछ भी होगी यूनिट, मुझे मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 12 यूनिट आ रहा है। और इस बी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जो कंडक्टेंस निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 10 यूनिट। तो मुझे एक बात बताओ, किस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस ज्यादा, ए का या बी का? ए का ज्यादा होगा। ये बात समझ में आती है? यहां पर कंडक्टेंस कितना आया? 12 यूनिट, और यहां पर आया 10 यूनिट। और अगर मैं आपसे यहां पर ये बोल दूं कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया गया है ये 2 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण बनाया गया है, मतलब पानी में 2 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाले गए हैं तब जाके सॉल्यूशन बना, और इसका कंडक्टेंस आया 12। और ये जो सॉल्यूशन बनाया गया ये सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण बनाया गया, और इसका कंडक्टेंस आया 10। तो अब आप मुझे बताओ कंडक्टेंस किसका ज्यादा, कंडक्टिंग पावर किसकी ज्यादा है? अभी तो ए बोल रहे थे आप, अभी तो आप कंडक्टेंस किसकी ज्यादा बोल रहे थे, कंडक्टिंग पावर किसकी ज्यादा बता रहे थे, पहले ए की बता रहे थे, अब बोल रहे हो बी। ये कैसे? जो कंडक्टेंस होता है, जो कंडक्टिंग पावर होती है वो अमाउंट पे भी डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करती है। ये बात समझ में आ रही है? सिर्फ कंडक्टेंस को देखकर अपन ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कंडक्टिंग पावर किसकी ज्यादा होगी। अपन को यहां पर एक क्वांटिटी फिक्स करनी पड़ेगी, तब जाके अपन कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ही अपन ने यहां पर बात करी 2 मोल के कारण कंडक्टेंस आया 12, तो 1 मोल के कारण आएगा 6, और यहां पर 1 मोल के कारण आ रहा है 10। मतलब कंडक्टेंस किसका ज्यादा हुआ? बी का ज्यादा हुआ। ये बात समझ में आ रही है? और याद करो मैंने आपको बताया था जब भी अपन कंपैरिजन करते हैं तो सिमिलर चीजों के बीच में करते हैं, सिमिलर क्वांटिटी के बीच में करते हैं, है ना? तो यहां पर भी अगर अपन कंपैरिजन करेंगे तो सिमिलर क्वांटिटी के बीच में करेंगे, एक चीज फिक्स रखनी पड़ेगी, दैट इज मोल, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिक्स करना पड़ेगा। ऐसे अपन नहीं कर सकते कि अगर अपन को हाइट कंपेयर करनी है तो 5 साल के बच्चे और 50 साल के बच्चे की हाइट कंपेयर करेंगे, नहीं, वहां पर अपन को एज फिक्स करनी पड़ेगी, तभी अपन हाइट कंपेयर कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है ना बात आपको? यहां पर अमाउंट फिक्स रखना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है मोलर कंडक्टेंस की टर्म की जरूरत क्यों पड़ी? अपन ने यहां पर एक टर्म अभी देखी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के कारण जो कंडक्टेंस आता है उसे बोलते हैं कापा। 1 सेंटीमीटर क्यूब के कारण जो कंडक्टेंस आता है उसे क्या बोलेंगे? कापा। तो 2 सेंटीमीटर क्यूब के कारण जो कंडक्टेंस आएगा वो कहलाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब के कारण जो कंडक्टेंस आएगा वो कहलाएगा 3 कापा। अच्छा 3 सेंटीमीटर क्यूब बोलूं या 3 ml बोलूं, एक ही बात है। तो हमेशा ध्यान रखना एक चीज, ये आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ी है, अभी तक तो फिजिक्स जैसे ही चल रहा था सब कुछ, पर एक चीज ध्यान रखना, 1 ml सोल्यूशन के कारण जो कंडक्टेंस आता है वो कहलाता है कापा। क्या कहलाता है? कापा क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml के कारण जो कंडक्टेंस आएगा वो कापा। 1 मोल सोल्यूशन के कारण जो कंडक्टेंस आता है वो कहलाता है मोलर कंडक्टेंस। क्या कहलाता है? मोलर कंडक्टेंस कब बोलेंगे? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन से जो कंडक्टेंस आएगा उसे बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सोल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट डालता हूं तो उसे क्या बोलूंगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। 1 मोल के कारण जो कंडक्टेंस आएगा वो मोलर कंडक्टेंस, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के कारण जो कंडक्टेंस आएगा वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये बात समझ में आ रही है? मतलब इस टर्म के बाद अपन को क्या पढ़ना है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ना है। और मतलब अपन को पता है क्या होता है। मोलर कंडक्टेंस का मतलब पता है? कितने मोल के कारण? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के कारण जो कंडक्टेंस आएगा वो मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। डेफिनेशन लिखेंगे, कंडक्टेंस ऑफ all the ions, conductance of all the ions, conductance of all the ions produced by 1 mole of an electrolyte, conductance of all the ions produced by 1 mole of an electrolyte in a given volume of solution, conductance of all the ions produced by 1 mole of an electrolyte in a given volume of solution, in a given volume of solution is known as molar conductance, is known as molar conductance.
इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एक साथ ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है।